हम लोग आज 11th की टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 11th में मैथ्स में स्टार्ट करेंगे। अब देखोगे कि 11th की जो टॉपिक में है, ठीक है ना, सबसे जो पहला चैप्टर आप देखोगे, ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है सेट्स। सबसे फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। तो सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग 10th के बाद 11th में आने के बाद ये सब जितने भी टॉपिक सेट्स है, ये सब बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक पढ़े हो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे 11th में भी क्या है, ट्रिगोमेट्रिक पढ़ना है, वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ो, यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। पर बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो बिल्कुल नया है। और 10th का सिलेबस और 11th 12th के सिलेबस में, ठीक है ना, थोड़ा सा ये चीज क्या है कि 10th में एक आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा क्या सिलेबस भी वास्ट है, ठीक है ना, मगर आप थ्रू आउट होमवर्क सही से करते जा रहे हो, समझ समझ के टीचर से पूछते जा रहे हो, तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सेट्स चैप्टर्स में पढ़ेंगे सबसे पहले कि सेट्स क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल नया चैप्टर से ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सेट्स के बारे में जाते हैं। तो सेट्स का हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहता है, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात है तो सेट का डेफिनेशन होता है कि ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects. A set is a collection of well defined objects. अब यहाँ पर सेट्स क्या कहा जा रहा है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर मेनली क्या है कि एक टर्म्स आया है कि कलेक्शन, और एक टर्म्स क्या आया है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो कलेक्शन मतलब समझ रहे हो कि कुछ चीजों का कलेक्ट करना, ठीक है, यानी किसी चीजों को कलेक्ट करके रखना, ठीक है। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब कलेक्शन किस टाइप का होना चाहिए, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसको हम एक डिफाइन कर सके, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वेल डिफाइंड मतलब जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि वेल डिफाइंड में जैसे आप कोई ये चीज कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड, ठीक है। अब हम ऐसा कुछ एग्जांपल लेते हैं जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हो कि द रीच पर्सन इन माय क्लास, ठीक है। तो रीच पर्सन का कोई एक डेफिनेशन नहीं है कि कौन रीच है, क्या है, ठीक है ना, ठीक है, ये इस तरह से है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड मतलब जिसको हम लोग आइडेंटिफाई बोल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है ना। तो जनरली जो सेट्स के अंदर कलेक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि आखिर ये सेट्स होता होगा तो इसका कुछ जरूर डिनोट करने का तरीका होता होगा, ठीक है ना। और इसका कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है तो कुछ कलेक्ट करने का उसका भी होगा। तो हम लोग इसको में ये चीज समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आप सेट्स को जो जनरली डिनोट करते हैं, ठीक है ना, वो कैपिटल लेटर ऑफ से करते हैं, जैसे इस तरह से ए बी सी ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, वो हम लोग भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं, या मतलब नंबर में ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कलेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड 1 2 3 यहाँ पे कैपिटल लेटर जनरली यूज करते हैं। और सेट्स को जो हम लोग जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ही लेते हैं कि जैसे कोई ए सेट एक ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखे 1 2 3, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कलेक्शन क्या है, कोई नंबर का है, ठीक है ना। तो ये भी एक कोई वेल डिफाइंड है, ठीक है। और इसको हम लोग सेट से डिनोट करेंगे, करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको हम लोग बोलेंगे करली ब्रैकेट, ठीक है। तो करली ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये चीज डिनोट करने के लिए जब हम एलिमेंट को रख देते हैं और एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये सारा एलिमेंट कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, आप जिस तरह के कलेक्शन के बारे में सोच रहे हो उसके बाद जब ये कलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग इसको करली ब्रैकेट से क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि
ये चीज समझ सकते हो कि जैसे ए इज इक्वल टू आपको एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो ये वेल डिफाइन ये हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म्स आता है कि जैसे x जो है इसका क्या है, मेंबर है, 1 जो है सो इसका क्या है, मेंबर। मेंबर मतलब कि उस सेट्स के अंदर वो एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। उस सेट्स के अंदर वो एलिमेंट है या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि x बिलोंग्स टू a, अब देखो एक नया चीज ये आ गया, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इज ए मेंबर ऑफ, इज ए मेंबर ऑफ, बिलोंग्स टू या इज ए मेंबर ऑफ, ठीक है। तो सेट्स जो हो गया वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, और यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया कि इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अब सवाल एक ये उठता है कि कुछ ऐसा भी चीज हो सकता है जिसके अंदर वो एलिमेंट रहे ही नहीं। जैसे मान लेते हैं कि इसके अंदर बात करें कि W नहीं है, मान ले कि कुछ और भी S नहीं है, तो बोलेंगे क्या, S इज ए नॉट मेंबर ऑफ ए। इसको क्या बोलेंगे, इज नॉट मेंबर ऑफ, इज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे दो तरह का सिंबल यूज किया गया कि कौन सा इसका मेंबर है कौन सा मेंबर नहीं है, ठीक है ना, ये चीज है। यहां तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। कि अब जैसे यहीं पे है तो हम बोलेंगे क्या, 5 इज नॉट मेंबर ऑफ ए, 1 इज ए मेंबर ऑफ ए। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। अब इसके आगे इसमें और भी कुछ पॉइंट्स होता है, जैसे आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लेते हैं कि कोई आपने सेट लिखा, तो सेट में जो होता है कि एलिमेंट को रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई कलेक्शन है 1 1 2 2 5 5, तो आप उसको रिपीट करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से लिख सकते हो 1 2 5, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिपीट आप कर भी सकते हो, पर जनरली सेट्स में क्या होता है कि रिपीट नहीं करके ही चलता है, ठीक है। तो नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। इसके बाद सेकेंड बात क्या होता है कि जैसे ये कह सकते हो देयर इज नो इम्पोर्टेंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लेते हैं कि आप ए लिखे तो 1 2 3 है, ठीक है, आप एक लिखे इस तरह से ऑर्डर में 3 2 1, तो आपको जनरली देखना है कि कलेक्शन है कि नहीं। जैसे यहाँ भी कलेक्शन 1 2 3 है और यहाँ भी कलेक्शन क्या है 3 2 1 है, तो दोनों में कलेक्शन सेम है, तो बोलेंगे कि दोनों जो चीज है वो आपस में क्या है, एक ही चीज है। दोनों जो चीज है वो आपस में क्या है, सेम चीज है, ठीक है। तो ये दो चीज पॉइंट हो गया आपका कि एक नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हो गया, ठीक है, और एक इस तरीके से हो गया। तो आप इस तरह से ऐसे इसको कहा जा सकता है। तो यहां पर तक क्लियर ये हो गया कि एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, और उसको इस तरह से भी लिखने पे कोई फर्क नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको एक बी सेट लिखे जिसमें पहले 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलेंगे कि दोनों जो सेट्स है वो आपस में क्या है, इक्वली है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि मेंबर के बारे में बताया कि कौन किसका मेंबर होता है नहीं होता है, ठीक है ना, ये चीज। जैसे मान लेके बोलेंगे कि 5 इसके अंदर मेंबर नहीं है, 3 इसके अंदर मेंबर है, ठीक है, तो ये इस तरीके से ऐसा करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। अगला पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। मतलब ये है कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीका होता है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीका होता है, ठीक है ना। एक तरीका क्या होता है, दो मेथड होता है यहाँ पे, ठीक है। एक होता है रोस्टर मेथड,
और एक होता है सेट बिल्डर, या इसको ऐसे बोलो रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। अब इस दो तरीका से हम लोग सेट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप समझो कि अभी हम जो भी सेट अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सारा रोस्टर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इसको आप समझ सकते हो। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को दिखाते हैं, मतलब इसमें एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट को हम लोग शो करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो इसमें हमको एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है। जैसे b इज इक्वल टू आपको 3 5 6 है, तो ये भी एलिमेंट दिख रहा है। c इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 है, ठीक है ना। डॉट डॉट मतलब आगे इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट हमें दिखाई पड़ता है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो सेट्स होता है उस सेट्स की हम लोग प्रॉपर्टी को लिखते हैं, ठीक है ना, कि आखिर उसमें कलेक्शन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो भी है, वो किस टाइप के, उसको लैंग्वेज में करके लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने लिखा कि ए इज ए एक कोई सेट है, एक्स एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर where x is a natural number where x belongs to 2 से 5। मतलब ये हमने क्या बताया कि कैसा कलेक्शन है, तो ये जो हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। यदि हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो आखिर इसके अंदर हमें समझना पड़ेगा कि आखिर x क्या है, नेचुरल नंबर, जहां पे x क्या बता रहा है, 2 और 5 के बीच में। तो 2 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएगा, 3 और 4। तो ये इसका कन्वर्ट हो गया रोस्टर से, सेट बिल्डर से कन्वर्ट हो गया किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो जनरली इसमें समझ में आ गया होगा कि कभी कभी क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बदलो, और रोस्टर फॉर्म से आप क्या बदलो, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब जैसे मान लें कि ये क्वेश्चन है, तो ये हमारा भी किसमें दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में। अब इसको हमको बदलना क्या है, इसको हमको बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज देखेंगे कि 1 2 3 है, ठीक है। तो ये किस तरह का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स लिखो, वाई लिखो, कुछ भी लिखो, एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो ये हो गया, एक्स इज ए नेचुरल नंबर को जब हम लोग करेंगे तो यही चीज होगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये चीज हमें पता चल गया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई बी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये मान ले कि बोला गया कि कलेक्शन ऑफ वोवेल, कलेक्शन ऑफ वोवेल। तो कलेक्शन ऑफ वोवेल मतलब कि वोवेल के अंदर क्या क्या होता है, उसको लिख देते हैं AEIOU। अब जैसे कोई एक सेट है कि मान लेते हैं कि ऐसे कहा जाएगा कि ऑल लेटर्स ऑफ दिल्ली। तो इसमें लेटर्स क्या क्या है, एक डी है, एक क्या है, ई है, एक क्या है, एल है, एक क्या है, एच है, एक क्या है, आई है। तो ये आपका इस तरह से कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जनरली क्वेश्चन आएगा, इससे इसमें कन्वर्ट करो, इसमें इससे कन्वर्ट करो। तो ये किस तरह से कन्वर्ट करना होता है ये देखना है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसको रूल मेथड भी बोला जाता है। इसको हम लोग रूल मेथड भी बोल सकते हैं कि क्या होता है ये रूल मेथड, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो सिर्फ लिखने से ही पता चल जाता है कि ये सेट्स के बारे में क्या क्या है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं, तो ये क्या हो गया नेचुरल नंबर। ये सेट कैसा हो गया 1 2 3 इस टाइप का, ठीक है। अब एक होता है होल नंबर, ये बताता ही है कि होल नंबर है, तो ये कैसा हो जाएगा 0 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। अब एक होता है आई होता है या जेड होता है, ठीक है, ये बताता है इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स में हम लोग यहाँ से आ गए -2 -1 0 1 और 2, ये हो गया इंटीजर्स के लिए, ठीक है। फिर एक जैसे आ गया क्यू, तो क्यू में हम लोग कलेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, ये क्यू डिपेंड करेगा किस पे करेगा, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर को करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आर देखा हुआ, तो ये क्या है रियल नंबर के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से ये सब कुछ पार्टिकुलर है, और भी बहुत सारा नोटेशन होता है, जनरली यही यूज होता है, एन डब्ल्यू आई है जेड क्यू और सी आर। एक ऐसे जनरली देखोगे सी भी होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को बताता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल नया चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, जैसे इमेजिनरी वगैरह नंबर के लिए है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग इसको देख सकते हो। कहीं कहीं पे आई प्लस यूज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। आई प्लस का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये सब नोटेशन जब भी होगा तो आप इसका मतलब समझ सकते हो, ठीक है, कि किस चीज के बारे में बताना चाह रहा है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इस तरह से लेते हैं कि c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z। x बिलोंग्स टू z मतलब x जो है सो क्या है इंटीजर है, ठीक है। एंड ये 2 और 4 के बीच में, ये क्या है 2 और 4 के बीच में, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या है कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हमको कन्वर्ट किस में करना हमको है, तो इसको कन्वर्ट करना हमें है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में देखो x क्या है z है, तो 2 और 4 के बीच में जो भी इंटीजर आता है उसको लिख देना है, तो क्या आएगा 3 आएगा। तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू z एंड x जो है सो 2 और 4 के बीच में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे एक और हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, जो रोस्टर फॉर्म में रहेगा, जैसे इस तरह से है। a जो है दिया गया है 5 स्क्वायर अपॉन 6, फिर दिया गया है 6 स्क्वायर अपॉन 7, फिर दिया गया है 7 स्क्वायर अपॉन 8 और डॉट डॉट। तो आखिर चलो इसको हम लोग 8 स्क्वायर अपॉन 9, तो इसमें हम लोग इसको हमको लिखना किसमें, ये जो आपको दिया गया है ये दिया गया है रोस्टर फॉर्म में। तो थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या है। तो हर चीज में तुम देखो क्या 5 से स्टार्ट हुआ, कहाँ गया ऊपर 8, और हर चीज में स्क्वायर किया हुआ है, और 5 के बाद नंबर क्या आता है 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9। तो आखिर जब इसको हम लोग लिखेंगे किसके में लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखना पड़ेगा, तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1, ठीक है। या इसको हमने n मान लिया, तो इससे एक ज्यादा है तो n प्लस 1 हो गया, और n जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है, n की वैल्यू जाएगी 5 से लेके 8 तक।
तो ये हो गया। अब 5 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, 5² / 6 तो 1 आ गया। अब यहाँ पे 6 पुट करोगे तो 6 भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बोलना भी पड़ेगा कि जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर। n जो है सो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को लिख दिए सारा चीज कि ये इस तरह से है, n नेचुरल नंबर है, ऐसा बन जाएगा। या डायरेक्ट भी लिख सकते थे, n = 5 6 7 8 ऐसे भी लिख सकते थे इस तरह से। तो ये जो हमारा बन गया, ये किसमें बन गया, हमें सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोगों को पता चल गया कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। ये चीज बिल्कुल हमें क्लियर यहाँ से हो गया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेट्स, तो टाइप ऑफ सेट्स में सबसे पहला जो है, जो सेट्स होता है वो होता है नल सेट, इसको वाइड सेट भी बोलते हैं, और इसको हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। सबसे पहला ये आता है वाइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट्स होता है, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, आखिर ये सेट्स का ही टाइप है, तो यहाँ पर हम लोग यही चीज देखेंगे कि आखिर इसकी किस टाइप के सेट्स के। तो नाम से ही लग रहा है क्या, एम्प्टी सेट या वाइड सेट या नल सेट, मतलब कि ऐसा चीज, ऐसा सेट जिसमें कह सकते हो कि देयर इज नो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये चीज समझ सकते हो कि एक सेट है जिसमें कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ही नहीं, ठीक है ना। देयर इज नो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो नो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो हमने सेंटेंस में लिखा है, ठीक है। इसी को हम लोग ये समझ सकते हैं कि आखिर इसको डिनोट कैसे करेंगे। तो इसको डिनोट करने का है कि कर्ली ब्रैकेट दो और अंदर में कुछ भी नहीं लिखो, या इसको हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फाइव। इसको क्या बोलेंगे, फाइव बोलेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से मतलब कि कहीं पे भी आपको a = 5 लिखा हुआ है तो आपको समझना क्या है कि कलेक्शन कुछ है ही नहीं ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो ऐसे सेट्स को बोलेंगे नल सेट्स, ऐसे सेट्स को बोला जाएगा नल सेट्स, ठीक है। अब जैसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे a = x such that, यहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ भी ऐसा नंबर मान ले कि कुछ ऐसा हम लोग लिख रहे हैं कि जो सेट बिल्डर फॉर्म में हो, और ये चीज क्या बताना चाह रहा हो कि ये बताना ये चाह रहा हो कि वो नल सेट जैसा बिहेव कर रहा है। जैसे हमने ये सब जितने भी चीज लिखा है, ये चीज तो ऐसा है, हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो x क्या लिखते हैं कि x इज ए इंटीजर बिटवीन 1 and 2। x इज इंटीजर बिटवीन 1 and 2। तो अब तुम समझो कि ये कि 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर आएगा ही नहीं, तो ऐसा कोई इंटीजर नहीं होगा, मतलब ये क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीका से इसको एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है ना। और भी बहुत सारा है, जैसे ऐसे समझ सकते हो कि x such that x² = 4 where x is odd number। तो देखो x² = 4 है, तो x = क्या होगा, ±2 होगा। तो ये जो दोनों +-2 है, ये किस टाइप का नंबर होगा, इवन नंबर होगा। यहाँ पे बात क्या कहना चाह रहा है कि x जो होना चाहिए ऑड, तो इवन नंबर आ रहा है इसमें, जो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी x आ रहा है वो क्या आ रहा है, इवन नंबर। तो b भी जो है सो क्या है, ये 5। मतलब ये समझ सकते हो कि जो b जो है, ये भी जो कलेक्शन बता रहा है, कोई भी एलिमेंट इसमें कलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे चीजों को बोलते हैं नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। वेयर देयर इज नो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट इज डिनोटेड बाय 5, इस तरीका से।
अब इसको सेकंड टाइप में जाएंगे। ये तो तुम्हारा एक चीज हो गया कि इम्पिटी सेट हमने पढ़ लिया। अगला हम लोग इसमें पढ़ेंगे सिंगल सेट। सेकंड जो टाइप्स है वो उसको बोलते हैं सिंगलेटन सेट्स या सिंगल सेट्स। तो नाम से लग रहा है कि ऐसा कलेक्शन जिसमें एक एलिमेंट हो। तो यहाँ पे क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वन एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ वन एलिमेंट। जैसे a इज इक्वल टू कोई वन हो, ठीक है, b इज इक्वल टू कोई x हो, ठीक है, या c इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x is a natural number and देखो ये x जो है सो नेचुरल नंबर है और 2 और 4 के बीच में। तो 2 और 4 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, एक 3 आएगा। तो c जो है सो 3 है। मतलब जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको बोलेंगे सिंगल सेट। क्या उसको बोला जाएगा, सिंगल सेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब ये कि जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, मतलब कि काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड द सेट, ठीक है। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड द सेट्स, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। मतलब इस तरह समझो कि जैसे a इज इक्वल टू 2 3 4 है, तो इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं ना कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है। अब जैसे हमने कोई एक ले लिया कि n किसके लिए डिनोट करता है, नेचुरल नंबर के लिए, तो 1 2 3 ये डॉट डॉट लगा दिए, तो इसके अंदर हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। तो ये जो भी है ये क्या है, बिल्कुल अनकाउंटेबल है। ऐसे चीजों को क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल है, तो ये क्या है, दिस इज नॉट फाइनाइट सेट्स। तो ये फाइनाइट सेट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट्स का मतलब, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है, तो अब ऑब्वियस पता है कि फाइनाइट सेट हमें पता है, तो इनफाइनाइट सेट्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा मतलब कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर हो गया, तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। रियल नंबर हो गया, ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। होल नंबर, ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो इस तरीका से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ऐसे चीजों को इनफाइनाइट सेट्स बोला जाता है। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हमको पहचानना रहेगा कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ठीक है। जैसे b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल। सच दैट की जगह पर हम लोग ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल एंड x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें बताना है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आखिर इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -4 और -2। तो -4 और -2 जो है सो ये रियल है, यानी इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, एक -2 आएगा, एक -4। तो ये काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट्स।
इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट्स बोलेंगे। अब जैसे एक और लेते हैं, जैसे C इज इक्वल टू X बिलोंग्स टू X Q वेयर 1 से 2 के बीच में। मतलब ये चीज कहा जा रहा है कि X जो है सो Q होना चाहिए, तो 1 और 2 के बीच में। Q किसके लिए बताता है, तो रेशनल नंबर के लिए। तो Q बताता है रेशनल नंबर के लिए, तो 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या इसको बोलेंगे कि ये जो है सो क्या है, इनफाइनाइट सेट्स। तो इस तरह से एग्जांपल जो भी आएगा पहचानने के लिए कि फाइनाइट सेट्स है कि इनफाइनाइट सेट्स है, तो आप इसको इस तरीका से बड़ा आसानी से समझ सकते हो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या हो सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक टर्म्स टॉपिक कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, अब ये कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर ये होता है कि जैसे कोई आप एक सेट्स लिखे हो और वो सेट्स में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे मान लेते हैं कि A है, तो A में आपने 1 2 और 3 है, ठीक है। तो अब इसका हमें निकालना है क्या कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा। तो हमने क्या बताया कि कार्डिनल नंबर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो कितने हैं, 1 2 3 है। तो कार्डिनल नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, n4 कितने नंबर है और A किस सेट्स के बारे में बताया जा रहा है, मतलब किस सेट से वो बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो सेट A से बिलोंग्स कर रहा है, तो इसमें कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आप देखो जैसे कोई A सेट है वो ऐसा है, अब इसकी कार्डिनल नंबर है, तो आखिर देखो इसके अंदर इसको कौन बोलते हैं, नल सेट। तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, 5। तो 5 है ना, तो 5 है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा इसका, 0। अब सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसे सेट है जो इनफाइनाइट सेट है, तब उसका हम कार्डिनल नंबर क्या लेंगे, तो नॉट डिफाइन होगा कार्डिनल नंबर उसका। या बोल सकते हैं कि उसकी कार्डिनल नंबर क्या है, इंफिनिटिव है। ये चीज इंफिनिटिव नॉट डिफाइन ही होता है। तो कोई भी फाइनाइट सेट का ही कार्डिनल नंबर कुछ हो सकता है, और वो भी जब भी होगा कार्डिनल नंबर 0 1 2 3, ऐसा तो होगा नहीं कि काउंट करेंगे 1.5 नंबर है, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर जब भी निकालना होगा तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक बी है, तो बी में तुम्हारा है AEI OU। अब मैं बोलूंगा कि इसका कार्डिनल नंबर कितना है, तो कार्डिनल नंबर इसका कितना होगा, तो कौन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो कार्डिनल नंबर इसका 5 हो जाएगा। इस तरीका से इसमें समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कार्डिनल नंबर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल एंड इक्विवेलेंस सेट्स। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, अब ये क्या होता है, यहाँ पे एक है इक्वल सेट्स है और एक क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। तो पहले हम लोग बता देते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होता है। इक्वल सेट्स में क्या होना चाहिए कि एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और कार्डिनल नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम कोई दो सेट्स है, जब भी इक्वल, तो दो सेट्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो जैसे ए सेट है और एक बी सेट है। तो ए में मान लें हम लोग ने दिया 1 और 2 दिया, और बी में हमने दिया 2 और 1 दिया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एलिमेंट, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें भी 2 है। इसकी भी कार्डिनल नंबर कितना है, तो 2 है। इसकी भी कार्डिनल नंबर कितना है, 2 है। तो ये दोनों चीजों को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ए और बी क्या है, इक्वल सेट। ए और बी क्या होगा, इक्वल सेट होगा। अब जैसे a इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 ले लिया,
ठीक है, और एक बी हमने ले लिया जिसमें है 1 2 3 और 4 है। अब आप देखो कि 1 2 3 सब इसमें है, मगर इसमें एक देखो कि एक एलिमेंट 4 है जो इसमें नहीं है, मतलब दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसकी कार्डिनल नंबर कितना है 3 है और इसकी कार्डिनल नंबर कितना है 4 है, तो ये भी आपस में क्या है इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एलिमेंट भी सेम नहीं है, कार्डिनल नंबर भी सेम नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी नहीं सेम होने के कारण ये बोलेंगे कि सेट जो होगा वो आपस में इक्वल नहीं होगा। ये जो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, इसका मतलब होगा नॉट इक्वल। अब इसके बाद एक आता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं, तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि सिर्फ कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स आपका डिफरेंट हो कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू 5 6 और 7 है, तो एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों सेट्स जो है वो इक्वल नहीं है, पर दोनों a और b जो है वो क्या है इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंट सेट है। मतलब क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b क्या है इक्वल है। तो हमें यहाँ पे जनरली क्या पता चला कि इक्वल सेट्स में एलिमेंट सेम भी होना चाहिए, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में क्या होना चाहिए कि सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जितने भी इक्वल सेट है सारे को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कर सकते हैं, पर सारे इक्विवेलेंट सेट को हम लोग इक्वल सेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज दो यहाँ पर ये टर्म जब भी तुमको पहचानना रहेगा कि इक्वल सेट्स क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो आप यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सबसेट्स। सबसेट, ठीक है। अब सबसेट्स क्या होता है, सबसेट्स का मतलब क्या होता है कि ये चीज कह सकते हो कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीका से, या कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ओल्ड जो सेट का थ्योरी था इसका मतलब होता था प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और इसका मतलब होता था सबसेट। ठीक है, मगर अभी जो है फिलहाल है उसमें क्या है कि इसको प्रॉपर सेट नहीं, दोनों को सबसेट ही बोलते हैं। ठीक है ना, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो ये भी। अब ये सबसेट होता क्या है, ठीक है ना, सबसेट ये होता है जैसे कि आप ए और ए में कोई एक एलिमेंट लिए ए 1 2 3 और बी में लिए 1 2 3 और 4। ठीक है, तो सबसेट ये समझ सकते हो कि ए की सारी एलिमेंट बी में पर बी की सारी एलिमेंट ए में नहीं है। तो जिस सेट्स का एलिमेंट सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में है तो बोल सकते हैं कि वो जो सेट है इसका क्या है सबसेट है। जैसे यहां पर बोल सकते हैं कि ए इज ए, इसको ऐसे रीडाइज करते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब क्या बोलने के कारण है, देखो ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे किस में है बी में। वो कैसे पता चला, देखो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है। ठीक है, अब मैं ये बात करूंगा कि बी क्या ए का सबसेट होगा, तो बी ए का सबसेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बी में एक ऐसा एलिमेंट 4 जो है जो 4 मेंबर ए में नहीं, 4 मेंबर बी का है पर 4 मेंबर ए के नहीं। इसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि बी इज ए नॉट सबसेट ऑफ ए, बी इज ए नॉट, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। यानी यहां पर एक चीज समझ में आ गया कि जो पहले लिखा जाएगा उसकी सारी एलिमेंट जो बाद में लिखा जाएगा उसमें होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहां पर लिखा कोई एक सी सेट लिया, वो है 1 और 2 है, और एक हमने लिया डी लिया जिसमें 1 2 और 3 है।
तो यहाँ पर समझ सकते हैं क्या कि सी जो है वो सबसेट किसका है, डी का है, और डी जो है सी का सबसेट नहीं। यानी एक चीज क्या पता चला कि कहीं पे भी यदि ये लिखा हुआ है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यदि हम लोग ये सपोज करेंगे कि x जो है मेंबर है a का, और ये दिया हुआ है यदि x मेंबर है a का, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वो x मेंबर पक्का किसका होगा, b का भी होगा। यानी कहीं भी हमको प्रूफ ये करना है कि a इज ए सबसेट ऑफ b, तो हम लोग इसमें से सारे एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा, या कोई एक एलिमेंट को मान के प्रूफ कर देंगे कि इसका भी मेंबर है, तो इसका मतलब ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया सबसेट्स के बारे में कि सबसेट को हम लोग इस तरीका से देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज ये बात आ जाएगी कि आखिर हम लोग एक कोई सेट्स का कितने सबसेट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिख के बताते हैं कि इस पर दो चीज बात यहाँ पे ध्यान देना है कि फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट, और एक दूसरा बात कि इट सेल्फ इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ। मतलब इसका मतलब ये समझ सकते हो कि खुद के साथ हमेशा सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि खुद के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे a इज इक्वल टू आपका 1 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम नहीं बोल सकते कि a इज ए सबसेट ऑफ a, क्योंकि a का सारा एलिमेंट उसमें रहेगा। एक ये बात है कि फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट, मतलब फाई जो है किसी चीज में कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो वो सबसेट कोई भी सेट का होगा। ठीक है, तो फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट्स, इटसेल्फ इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग जैसे मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर एक एग्जांपल्स लेते हैं कि a इज इक्वल टू आपके पास 1 और 2 है। अब इसमें हमको लिखना है कि इसकी सबसेट लिखना है कि जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे, जितने भी पॉसिबल होंगे उसके बारे में सारा का सारा लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है कि जैसे सबसे पहले एक हमें पता है कि फाई होता है। ठीक है, फिर एक क्या होता है, सिंगल एलिमेंट चलते हैं। ठीक है ना, एक क्या चलते हैं हम लोग, सिंगल एलिमेंट चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डबल चलते हैं। देखो एक फाई तो ऑलवेज होगा है, एक खुद वाला होगा है, फिर इसके बाद देखो इसकी भी सारी एलिमेंट इसके अंदर है, इसके भी सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये इसका क्या हो गया, टोटल लिखने का तरीका। ठीक है, तो इसके हिसाब से एक यहाँ पे फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए, मतलब कि हम लोग इसको काउंट करने की बात कर रहे हैं कि 1 2 3 4 ऐसे कितने बनेंगे, जिससे हम कंफर्म हो सके कि हमने सारा लिख लिया। ठीक है, तो ये होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए, 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए। तो जैसे मान लेते हैं कि ये नंबर ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, कार्डिनल नंबर किसका, सेट ए का। तो जैसे हमने यहां पर देखा कि इसकी कार्डिनल नंबर कितना है, इसका कार्डिनल नंबर 2 है, तो 2 पे पावर 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4। आप देखो 4 यहाँ पे है कि नहीं, 1 2 3 4, ये हो गया 4। तो अब यहाँ पर जैसे और भी समझो, जैसे c इज इक्वल टू है, तो c इज इक्वल टू आपके पास 1 2 और 3 दिया हुआ, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है। तो टोटल कितना होगा नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 3, यानी आंसर आ जाएगा 8। इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 8 हो जाएंगे।
यहाँ पर जैसे और भी देखते हैं, जैसे कोई a इज इक्वल टू है 1 2 3 है। अब इसमें हमको सबसेट लिखना है, तो ये क्या आएगा 5। अब एक 1 1 का पेयर लगा देते हैं, ये हो गया। अब दो दो का चलते हैं, तो 1 और 2 होगा, फिर 1 और 3 होगा, फिर 2 और 3 होगा, और फिर एक 1 2 और 3 हो गया। तो हमें पता है कि 2 पे पावर 3 यानी टोटल 8 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जैसे कोई एक ऐसा लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 5, ये देखो कंफ्यूज करने के लिए कि 5, तो 5 देखो हमने जब सिर्फ 5 लिखते हैं तब इसका मतलब होता है कि ये नल सेट को दिखा रहा है। यदि हम लोग इसको किसी के अंदर लिख दे रहे हैं तो ये इसका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। मतलब ये जो 5 हो गया यहाँ पे एलिमेंट को बता रहा है, ना कि ये नल सेट को बता रहा है। तो आखिर इस पे 2 पे पावर 1, तो टोटल कितना होना चाहिए 2। तो अब हम लोग बाय डेफिनेशन देखो लिखते हैं, एक तो 5 होता है और एक क्या होगा, ये खुद होगा। तो ये जो होगा इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ये जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब जैसे एक चीज और समझ सकते हो कि यदि A रहेगा B का सबसेट और B जो रहेगा A की सबसेट, तो ये दोनों डेटा से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस दोनों से लिख सकते हैं कि A और B आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये समझो कि A की सारी एलिमेंट B में है और B की सारी एलिमेंट किस में है, A में है। A की सारी एलिमेंट B में है और B की सारी एलिमेंट किस में है, A में है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू क्या होगा B। जैसे देखो एग्जांपल, A इज इक्वल टू 1 और 2 है और B इज इक्वल टू 2 और 1 है। तो यहाँ पर देखो A भी किसका है सबसेट, B का, और B भी सबसेट किसका है, A का। इसका मतलब क्या है, A और B क्या आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब समझ सकते हो कि जब भी A इज इक्वल टू B होगा तो A सबसेट B का होगा, B सबसेट A का होगा। और जब A सबसेट B हो और B सबसेट A हो तो लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B। ये मतलब वाइस वर्सा होता है, ये रहेगा तो ये लिख सकते हैं और ये रहेगा तो ये लिख सकते हैं। तो यहां से ये चीज हमें समझ में आ गया कि किस तरह से ये सबसेट को हम लोग लिखा जाता है।